तो चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कोई ऐसी मुद्रा, कोई ऐसी करेंसी हो सकती है जिसे कोई सरकार कंट्रोल ही ना कर सके, जिसकी कीमत सिर्फ डिमांड और सप्लाई से तय हो? ये सुनने में आज भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सवाल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बहुत लोगों के मन में था। और होना भी चाहिए था। बिल्कुल। उस वक्त दुनिया भर के बैंक, मतलब जिन्हें हम सबसे सेफ मानते थे, वो एक एक करके डूब रहे थे। हाँ। और सरकारें क्या कर रही थी? उन्हें बचाने के लिए बस पैसा छाप रही थी, अंधाधुंध, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा था। उनकी बचत की वैल्यू रातों रात कम हो रही थी। एक तरह की बेबसी थी। और इसी माहौल में, मतलब जब मौजूदा सिस्टम पर से भरोसा उठ रहा था, ठीक तभी सातोशी नाकामोटो नाम के एक अनजान व्यक्ति या शायद ग्रुप ने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर दुनिया के सामने रखा। एक डिजिटल करेंसी जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसकी सप्लाई लिमिटेड है और जिसे भेजने के लिए किसी बैंक की जरूरत नहीं। और आज हमारी चर्चा का विषय यही है। हम सैफेडिन अमूस की किताब द बिटकॉइन स्टैंडर्ड के जरिए पैसे के इतिहास और उसके भविष्य की गहराइयों में उतरेंगे। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि बिटकॉइन क्या है, बल्कि ये भी कि इसे क्यों बनाया गया। एग्जैक्टली। हम पता लगाएंगे कि साउंड मनी का असली मतलब क्या है और क्यों बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जा रहा है। तो चलिए पैसे के सफर को समझते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी से। हजारों साल पहले जब बाटा सिस्टम था, तब एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। मान लीजिए मेरे पास गेहूं है और मुझे जूते चाहिए। तो आपको कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जूते हों और उससे बदले में गेहूं ही चाहिए हो। हाँ, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बहुत मुश्किल काम था ये। इसी मुश्किल से बचने के लिए मतलब लोगों ने कुछ ऐसी चीजों को पैसे की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया जो सबको चाहिए होती थी, जैसे समुद्री शंख या नमक। हाँ, या जानवर। लेकिन इनमें भी प्रॉब्लम थी। शंख टूट जाते थे, नमक नमी से गल जाता था, और जानवर मर सकते थे। मतलब ये वैल्यू को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाते थे। बिल्कुल। तो इंसान एक बेहतर चीज की तलाश में था जो समय के साथ खराब ना हो। और यहीं पर साउंड मनी का कॉन्सेप्ट आता है ना। सही पकड़ा। साउंड मनी यानी ऐसी मुद्रा जो अपनी वैल्यू को समय के साथ बनाए रखे। और हजारों सालों की खोज के बाद इंसानों को इसका जवाब सोने और चांदी में मिला। क्यों? उनमें ऐसा क्या खास था? उनके गुण देखिए, सोना चांदी टिकाऊ थे, खराब नहीं होते, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना आसान था। ओके। और सबसे जरूरी, उनकी सप्लाई लिमिटेड थी। अब रातों रात सोना बना नहीं सकते, उसे खदान से निकालना पड़ता है, मेहनत लगती है। तो सोने के सिक्कों ने हजारों साल तक व्यापार चलाया, लेकिन फिर एक नई समस्या आई। क्या? सोने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और उसे सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल और रिस्की था। हाँ, चोरी का डर। तो लोगों ने अपना सोना बैंकों में रखना शुरू कर दिया और बदले में कागज की रसीदें ले ली। हाँ, जिन्हें हम बैंक नोट कहते हैं। और यही से मतलब पूरा खेल बदलना शुरू हुआ। ये नोट सिर्फ सोने पर एक दावा थे, एक क्लेम। लेकिन धीरे धीरे सरकारों और बैंकों ने देखा कि लोग तो सोने के बजाय इन कागजी नोटों पर ही भरोसा कर रहे हैं, तो उन्होंने ज्यादा नोट छापने शुरू कर दिए, जमा सोने से कहीं ज्यादा। और आखिरकार 1971 में अमेरिका ने डॉलर और सोने का लिंक पूरी तरह से तोड़ दिया। और यहीं से जन्म हुआ फिएट करेंसी का। हाँ, यानी सरकारी पैसा जिसकी वैल्यू के पीछे कोई सोना नहीं, सिर्फ सरकार का एक वादा है। और इसका नतीजा हम आज तक देख रहे हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई। बिल्कुल। जब सरकारें अपनी मर्जी से चाहे जितना पैसा छाप सकती हैं, तो बाजार में पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है और उसकी खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर, लगातार कम होती जाती है। किताब का तर्क यही है कि महंगाई कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये फिएट सिस्टम का एक फीचर है। अच्छा। हाँ, ये एक छिपा हुआ टैक्स है जो चुपचाप आपकी बचत की वैल्यू को कम करता रहता है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। इसी फर्क को समझाने के लिए किताब में एक कहानी है, अजय और विजय की। हाँ, दो दोस्तों की। अजय ने अपनी सारी कमाई बैंक के सेविंग्स अकाउंट और एफडी में रखी। उसे वही सबसे सुरक्षित तरीका लगता था। और विजय ने क्या किया? विजय ने सिस्टम को समझा और अपनी बचत का कुछ हिस्सा बिटकॉइन में निवेश कर दिया। 10 साल बाद अजय ने देखा कि उसके पैसे बैंक में बढ़ने के बावजूद वो पहले से कम सामान खरीद पा रहा था। मतलब उसकी परचेजिंग पावर महंगाई ने खा ली थी। एग्जैक्टली। और विजय, वो बिटकॉइन की कीमत बढ़ने की वजह से आर्थिक रूप से आजाद हो चुका था। ये कहानी तो बहुत पावरफुल है, लेकिन ये बिटकॉइन के रिस्क को थोड़ा नजरअंदाज करती है। विजय ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला जो उसके पक्ष में गया, वो सब कुछ हार भी तो सकता था। सही बात है। किताब इस वॉलेटिलिटी के बारे में क्या कहती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, किताब बिटकॉइन को गेट रिच क्विक स्कीम की तरह नहीं देखती। वो इसे एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स टेक्नोलॉजी मानती है। अच्छा।
उनका तर्क है कि जैसे जैसे ज्यादा लोग इसे अपनाएंगे, इसकी वॉलेटिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन शुरुआती दौर में ये रिस्क बहुत ज्यादा है। ये कहानी हमें असल में हार्ड मनी और सॉफ्ट मनी का फर्क सिखाती है। तो क्या है ये हार्ड मनी और सॉफ्ट मनी? आसान भाषा में हार्ड मनी वो है जिसे बनाना मुश्किल हो और जिसकी सप्लाई कंट्रोल में हो, जैसे सोना या बिटकॉइन। जिसकी सप्लाई 21 मिलियन पर फिक्स्ड है। हाँ, और सॉफ्ट मनी वो है जिसे आसानी से बनाया या छापा जा सके, जैसे हमारे सरकारी नोट। और इतिहास गवाह है, जब भी किसी समाज ने सॉफ्ट मनी का इस्तेमाल किया है, वो आर्थिक रूप से तबाह हुआ है। तो चलिए फियाट करेंसी और बिटकॉइन के बीच उन 7 बड़े अंतरों को समझते हैं जो किताब में बताए गए हैं। पहला और सबसे बड़ा अंतर कंट्रोल का। बिल्कुल, फिएट करेंसी पर सरकार और सेंट्रल बैंकों का पूरा कंट्रोल है। वो जब चाहें इसे छाप सकते हैं, ब्याज दरें बदल सकते हैं। और बिटकॉइन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। इसे कोई एक व्यक्ति, कंपनी या सरकार कंट्रोल नहीं करती। लेकिन अगर कोई कंट्रोल नहीं है तो सिस्टम में गड़बड़ी होने पर उसे ठीक कौन करेगा? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी पूरे नेटवर्क की है। इसे एक पब्लिक डिजिटल बही खाते की तरह समझिए, जिसकी हजारों कॉपीज दुनिया भर के कंप्यूटर्स पर हैं। ओके। कोई भी इसमें छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे एक साथ हजारों कॉपियों को बदलना होगा, जो कि लगभग नामुमकिन है। तो यहाँ भरोसा किसी संस्था पर नहीं, बल्कि मैथ और कोड पर है। ठीक है। दूसरा अंतर है सप्लाई। सरकारें असीमित पैसा छाप सकती है, जबकि बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन पर हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई है। ये नंबर बदला नहीं जा सकता। और तीसरा पॉइंट इसी से जुड़ा है, महंगाई पर असर। हाँ, फिएट करेंसी की अनलिमिटेड छपाई के कारण उसकी वैल्यू समय के साथ घटती ही है, मतलब वो इन्फ्लेशनरी है। और बिटकॉइन अपनी लिमिटेड सप्लाई के कारण एक डिफ्लेशनरी एसेट है, यानी समय के साथ इसकी परचेजिंग पावर बढ़ने की संभावना ज्यादा है। महंगाई वाले पॉइंट से ही जुड़ा है चौथा सवाल, स्टोर ऑफ वैल्यू का, है ना? बिल्कुल। अगर पैसे की कीमत ही घट रही है तो वो अच्छी बचत कैसे हो सकती है? सही बात है। फिएट करेंसी एक पिघलते हुए आइस क्यूब की तरह है। आप उसे बचाकर रखते हैं, पर वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। किताब के अनुसार बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सोने की तरह ही लंबे समय तक वैल्यू को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन स्टोर ऑफ वैल्यू उसे कैसे कह सकते हैं जो एक दिन में 20% गिर सकता है? किताब इस अस्थिरता को सोने की स्थिरता के सामने एक कमी नहीं मानती है। किताब कहती है कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है और शुरुआती दौर में कीमत में भारी उतार चढ़ाव होगा। लेकिन अगर आप जूम आउट करके देखें तो पिछले दशक में इसकी वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ ही गई है। ओके। किताब का तर्क है कि ये कीमत का पता लगाने का एक प्रोसेस है जो समय के साथ स्थिर होगा। ठीक है। पांचवा अंतर है प्राइवेसी। हमारे सारे बैंक ट्रांजैक्शंस पर सरकार और बैंकों की नजर होती है, जबकि बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर होते हैं, मतलब दो लोगों के बीच सीधे। छठा पॉइंट है भरोसा। हाँ, 2008 में हमने देखा कि बैंक डूब सकते हैं, जिससे लोगों का पैसा खतरे में आ जाता है। बिटकॉइन में आपका भरोसा किसी बैंक या सरकार पर नहीं, बल्कि उस टेक्नोलॉजी पर है जिसे कोई बदल नहीं सकता। और सातवां और आखिरी अंतर ग्लोबल एक्सेस। बिल्कुल, रुपया भारत में चलता है, डॉलर अमेरिका में, लेकिन बिटकॉइन एक ग्लोबल और बॉर्डरलेस करेंसी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, बिटकॉइन की वैल्यू वही रहती है। ये अंतर वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। किताब में बिटकॉइन की तुलना सिर्फ फिएट से नहीं, सोने से भी की गई है। हाँ, जो हजारों सालों से सबसे बड़ा स्टोर ऑफ वैल्यू रहा है। इसे समझने के लिए सोचिए, आप 16वीं सदी के एक व्यापारी हैं। आपके पास सोने की अशर्फियों से भरी तिजोरी है। लेकिन जब भी आप व्यापार के लिए निकलते हैं तो आपको चोरी और लूट का डर सताता है। और ये समस्या तो आज भी है। बड़ी मात्रा में सोना स्टोर करना और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना महंगा और जोखिम भरा काम है। हाँ, तिजोरी चाहिए, गार्ड्स चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। बिटकॉइन इसी समस्या का एक डिजिटल समाधान है। ये एक ऐसी संपत्ति है जिसे आप अपने दिमाग में सिर्फ एक पासवर्ड के रूप में रख सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इतिहास में पहली बार एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती, जब तक आपके पास उसकी चाबी है। ये तो सच में क्रांतिकारी लगता है। बिल्कुल। किताब इसी आधार पर सोने और बिटकॉइन की सीधी तुलना करती है। पहला, सप्लाई। सोना दुर्लभ है पर नई खदानें मिल सकती हैं। हाँ, लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन पर गणितीय रूप से फिक्स्ड है। दूसरा,
पोर्टेबिलिटी। पर उतने ही मूल्य का बिटकॉइन एक पेन ड्राइव में या सिर्फ आपके दिमाग में एक पासवर्ड के रूप में ले जाया जा सकता है। तीसरा है डिविजिबिलिटी। हाँ, सोने को छोटे हिस्सों में काटना मुश्किल है, लेकिन एक बिटकॉइन को 10 करोड़ सतोशी में बांटा जा सकता है। चौथा है वेरीफाइबिलिटी। असली नकली सोने में फर्क करना एक्सपर्ट का काम है। पर ब्लॉकचेन पर हर बिटकॉइन को सेकंडों में वेरीफाई किया जा सकता है। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, जब्ती या सीजर। हाँ, सरकारें सोना जब्त कर सकती हैं, जैसा 1933 में अमेरिका ने किया था। लेकिन आपके बिटकॉइन को कोई जब्त नहीं कर सकता अगर उसकी प्राइवेट की सिर्फ आपके पास है। तो क्या सोने का समय खत्म हो गया है, जैसे ईमेल ने चिट्ठियों की जगह ली या डिजिटल कैमरों ने फिल्म रोल की? हाँ, क्या बिटकॉइन भी ऐसा कर सकता है? किताब का तर्क यही है कि हर युग अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से साउंड मनी को चुनता है, और डिजिटल युग में बिटकॉइन सोने का एक ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित और कुशल विकल्प बनकर उभर रहा है। ये हमें चर्चा के अगले हिस्से पे लाता है, आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। किताब में रामू नाम के एक छोटे व्यापारी की कहानी है। रामू की कपड़ों की दुकान अच्छी चल रही थी। वो मेहनत करता था, पैसे बचाता था, सब कुछ सही कर रहा था, लेकिन फिर भी साल दर साल उसका मुनाफा घट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। रामू की कहानी आज के हर उस व्यक्ति की कहानी है जो मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम में फंसा हुआ है। कैसे? वो मेहनत करता है, पर उसके पैसे की कीमत सरकार की नीतियों और बैंकों का कंट्रोल तय करता है। सरकारें पैसा छापकर महंगाई बढ़ाती हैं, जिससे उसकी बचत की कीमत कम हो जाती है। और बैंक कभी भी उसका अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन रोक सकते हैं, उसकी हर वित्तीय गतिविधि पर नजर रखी जाती है। यानी पैसा उसका है पर कंट्रोल उसका नहीं है। एग्जैक्टली। इसी गुलामी से आजादी के साधन के रूप में किताब बिटकॉइन को प्रस्तुत करती है। और इसके फायदे क्या है? पहला, कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं, पैसा 100% आपका है। दूसरा, लिमिटेड सप्लाई, जो महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। तीसरा, इसे इस्तेमाल करने के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। हाँ, ये उन करोड़ों लोगों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का रास्ता खोलता है जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं। चौथा, ये सेंसरशिप फ्री पैसा है, जिसे कोई सरकार या बैंक फ्रीज नहीं कर सकता। और पांचवा, ये ग्लोबल करेंसी है जो देशों की सीमाओं से परे है। तो क्या बिटकॉइन वाकई भविष्य की ग्लोबल करेंसी बनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। इस पर भी किताब में एक दिलचस्प बातचीत का जिक्र है। राहुल और अमित, दो दोस्त। राहुल का सवाल था, क्या बिटकॉइन वाकई फ्यूचर की करेंसी बन सकता है? एक वाजिब सवाल है। तो अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही सवाल 1990s के दशक में लोग इंटरनेट को लेकर पूछते थे कि ये चिट-चैट के अलावा और क्या काम आएगा। ये एक बहुत शक्तिशाली एनालॉजी है। किताब बिटकॉइन के भविष्य की 3 संभावित सिनेरियोज बताती है। क्या है वो? पहला, ये डिजिटल गोल्ड बन जाएगा। लोग इसे अपनी संपत्ति को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक सोने की तरह। मतलब रोजमर्रा की खरीदारी के लिए कम, लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए ज्यादा। हाँ। दूसरा सिनेरियो है कि ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सकता है, डॉलर की जगह। ये बहुत महत्वाकांक्षी लगता है, लेकिन अगर ज्यादा देश और बड़ी कंपनियां इसे अपनाते हैं तो ये डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। एल साल्वाडोर जैसे देश का इसे अपनाना इसी दिशा में एक छोटा कदम है। लेकिन सरकारें इसे इतनी आसानी से होने देंगी? ये हमें तीसरे सिनेरियो पर लाता है। सरकारों का विरोध। जाहिर है सरकारें इसे पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि उनके पैसे पर कंट्रोल को सीधी चुनौती है। तो वो इसे बैन करने की कोशिश करेंगी। कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसे पूरी तरह रोकना उतना ही मुश्किल होगा जितना इंटरनेट को रोकना। आप वेबसाइट्स ब्लॉक कर सकते हैं, पर इंटरनेट को बंद नहीं कर सकते। और हम देख भी रहे हैं कि इसे अपनाने की रफ्तार बढ़ रही है। टेस्ला, माइक्रोस्ट्रैटेजी जैसी बड़ी कंपनियां इसमें अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। बिल्कुल। ये बदलाव अब सिर्फ थियरी नहीं रहा, ये हकीकत में हो रहा है। तो आज के हमारी चर्चा को अगर संक्षेप में देखें तो हमने पैसे के विकास को समझा, बार्टर सिस्टम की मुश्किलों से लेकर सोने चांदी के दौर तक, और फिर कागजी नोटों के धोखे से लेकर आज के डिजिटल गोल्ड यानी बिटकॉइन तक। हाँ, और द बिटकॉइन स्टैंडर्ड किताब का मुख्य संदेश यही है कि बिटकॉइन सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट या एक डिजिटल कॉइन नहीं है। ये एक नई आर्थिक क्रांति है जो फाइनेंशियल पावर को सरकारों और बैंकों के हाथों से छीनकर वापस आम आदमी के हाथ में देने की क्षमता रखती है। ये हार्ड मनी की डिजिटल रूप में वापसी है। बिल्कुल। हमारी आज की चर्चा के बाद एक अंतिम विचार सबके मन में छोड़ना चाहूंगी। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां तकनीक दुनिया को हर पल बदल रही है। सवाल ये है कि इस बदलाव में कोई उस व्यक्ति की तरह होगा जिसने 90 के दशक में इंटरनेट को ये कहकर नकार दिया था कि इसका कोई भविष्य नहीं है। हाँ। या फिर समय के साथ चलकर
इस नए आर्थिक युग का हिस्सा बनेगा। आर्थिक आजादी का रास्ता अपने फैसलों पर ही निर्भर करता है।